नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकटों में से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन पीडीएम और वहां की सेना के निशाने पर है। ताजा खबर यह है कि पाकिस्तान की पुलिस ने लाहौर के जमा पार्क में इमरान खान के घर की घेराबंदी अब भी की हुई है। कल रात से की थी, कल भी हमने आपको ये बातें बताई थी, वो अभी तक चल रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। कल पुलिस ने दावा किया था कि इमरान खान के घर में करीब 40 आतंकी घुसे हुए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी थी कि अगर 24 घंटे में उन कथित आतंकियों को पुलिस के हवाले नहीं किया गया तो पुलिस को जबरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। 24 घंटे की ये जो मियाद है, ये आज दोपहर 2 बजे खत्म हो चुकी है। उधर इमरान खान ने पुलिस के इस दावे को झूठा बताया है और कहा है कि उनके घर में कोई आतंकी नहीं है। इमरान खान के मुताबिक पुलिस की चेतावनी के बाद उन्होंने पाकिस्तान के पत्रकारों से कहा कि वो आकर खुद देखें कि अंदर कौन है। इसके बाद पुलिस कुछ ढीली पड़ी और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मीडिया के लोग हैं इमरान खान के घर में। घर के आसपास जो संकट था वो कुछ कम हुआ है, लेकिन उनके घर की घेराबंदी अब भी बनी हुई है। हालांकि कल रात जितनी तादाद में पुलिस वहां पर थी, आज उतनी तादाद में मौजूद नहीं। जर्मनी के टीवी चैनल डॉयचे वेले से बातचीत में इमरान खान ने आशंका जताई है कि पुलिस उन्हें फिर कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि रीअरेस्ट हो सकता है उनका। आज दिन भर सुर्खियों में भी यही चीज छाई रही। पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल है उसमें इमरान ने कहा कि मुझे सभी मामलों में जमानत मिली हुई है, उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। इमरान का कहना है कि पाकिस्तान में जंगल राज चल रहा है, जहां ताकत ही सब कुछ है। इमरान ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान पर कुछ बदमाशों, अपराधियों और मूर्खों का कब्जा हो गया है, जिनमें कोई नैतिकता नहीं है। ऐसे समय जब देश सबसे भयानक आर्थिक संकट में डूब रहा है, महंगाई और बेरोजगारी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ी हुई है, उस समय जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने देश की सबसे बड़ी और एकमात्र संघीय ढांचे वाली पार्टी को कुचलने के लिए आतंक का दौर चलाया हुआ है। ये समय सभी नागरिकों के एक साथ अपनी आवाज उठाने का समय है। इमरान खान के निशाने पर पाकिस्तान का सत्तारूढ़ गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और वहां की सेना के कुछ अधिकारी हैं। इस बीच हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से यह खबर दी कि सेना ने पिछले दरवाजे से इमरान खान को एक पेशकश की है, बैकरूम कॉन्वर्सेशन। क्या है यह पेशकश, आइए जानते हैं। पाकिस्तान से मिल रही जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को पिछले दरवाजे से एक ऑफर भेजा। अकील करीम ढेड्डी नाम के उद्योगपति, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके जरिए इमरान खान को यह संदेश भेजा कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, वरना उन पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे लगाए जाएंगे। इमरान खान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और पाकिस्तान की आर्मी पर उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं। जब उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया, उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन्होंने पुलिस के जरिए एक अल्टीमेटम दिया इमरान खान को कि 9 मई के हमले के बाद, 9 मई से जो हिंसा हुई, उसमें जिन लोगों ने शिरकत की वो सब टेररिस्ट हैं और ऐसे 40 टेररिस्ट जमान पार्क में इमरान खान के घर छिपे हुए हैं, उनको सौंप दे। 24 घंटे की मोहलत आज दोपहर 2 बजे बीत गई और इसके बाद जो वारंट है वो पुलिस लेकर वहां बैठी है, इमरान खान के घर के अंदर नहीं गई। इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को जरूर अपने घर के अंदर बुलाकर ये दिखाने की कोशिश की कि कोई भी टेररिस्ट वहां पर नहीं है। अब देखना है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो ऑफर दिया, क्या दबाव बनाकर इमरान खान को मानने को मजबूर करती है, या फिर इमरान खान जो है अपने जन आधार के जरिए, जन समर्थन के जरिए आर्मी के साथ अपना लोहा लेना जारी रखते हैं। इस बीच इमरान खान को आज कथित भ्रष्टाचार से जुड़े अल कादिर ट्रस्ट केस में रावलपिंडी में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो दफ्तर में पेश होना था, लेकिन इमरान खान पेश ही नहीं हुए। उन्होंने 10 बजे तक एनएबी के दफ्तर पहुंचने की जो बात थी वो उन्होंने पूरी नहीं की और खुद जाने के बजाय एक लिखित जवाब भेज दिया। इसमें इमरान खान ने कहा कि उनके लिए रावलपिंडी में हो रही जांच में पेश होना संभव नहीं है, क्योंकि वो लाहौर में हैं और अपने खिलाफ कई मुकदमों में जमानत लेने की कोशिशें
उनकी लगातार चल रही हैं। इमरान ने अपने लिखित जवाब में यह भी कहा कि एनएबी के नोटिस उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं, तथ्यहीन हैं, मनगढ़ंत हैं और जानबूझकर कानून और तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर तैयार किए गए हैं। इमरान खान का कहना है कि जिस तरह मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की गई, मेरे वकीलों को पीटा गया, उन तस्वीरों से पूरे पाकिस्तान में मेरे समर्थकों को नाराजगी हुई है, वो नाराज हुए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के दौरान मेरे खिलाफ खड़ी ताकतों ने हिंसा और आगजनी को बढ़ावा दिया और अब उसी बहाने मेरी पार्टी के लोगों को और बड़े नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है। ये इमरान खान की दलील है, क्योंकि और अगर आप लोगों की दलील सुने तो उनका ये कहना है कि इमरान खान के कहने पर ये हिंसा हुई। जो हिंसा हुई थी 9 मई की, वो किसी से छुपी नहीं है, वो तो आप सब लोगों ने तस्वीर में देखी है। इमरान ने कहा कि बिना हथियारों के विरोध प्रदर्शन कर रहे उनके समर्थकों पर पुलिस फायरिंग की तुरंत जांच होनी चाहिए। इस फायरिंग में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई और करीब 600 लोग घायल हुए। इमरान का कहना है कि आगजनी की आड़ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वो उनके कार्यकर्ता थे ही नहीं जो वो ये सब कर रहे थे। पीटीआई के 7,500 से ज्यादा लोग जेलों में हैं, ऐसा वो कहते हैं। सीनियर लीडरशिप को कैद कर लिया गया है, जबकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के हमारे बुनियादी अधिकारों के हनन पर मीडिया में कोई बात नहीं हो रही है, जबकि कोई भी स्वतंत्र जांच बता सकती है कि पीटीआई को कुचलने के लिए आगजनी की साजिश रची गई। इमरान का कहना है कि अभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर भी अप्रत्याशित तरीके से लोगों पर कार्रवाई हो रही है। मेरी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, वो बड़े खराब हालात में जेलों में हैं। ये हिंसा का दौर है जिसका हम सामना कर रहे हैं। मुझे आज खौफ है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है, और मुझे खौफ आ रहा है कि अगर अभी हिकमत ना इस्तेमाल की गई, अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया, तो हम शायद वहां पहुंच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। इमरान खान का यह भी कहना है कि उनके ऊपर 150 केस दायर किए गए हैं। उनमें से कई तब दायर किए गए जब वो जेल में थे। आतंक से जुड़े 40 केस मेरे खिलाफ हैं। वो कहते हैं एक ही दिन में 15 आपराधिक केस मुझ पर लगा दिए गए। कि सबके पीछे है क्या? ये जो 1 साल से एक अफरा तफरी मुल्क में मची हुई है, एक पूरा जोर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए, कि ये मुल्क के लिए बहुत बुरा है, इसको नहीं आने देना चाहिए। अगर इलेक्शन भी ना हो, आइन भी टूट जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट को भी जलील किया जाए, लेकिन इसको नहीं आने देना। इसके पीछे है क्या? मैं जरा आपको पहले ये ग्राफ दिखा दूं। ये जो आपके सामने है, ये जरा ग्राफ देखिए। ये है सर्वे का रिजल्ट। ये सर्वे का रिजल्ट में ये जरा इधर देख लें कि 70% इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है पाकिस्तान में। बाकी सारी पार्टीज की मिला के भी तो जो मकबूलियत है, उन सबको अब खौफ है कि इलेक्शन अगर आ गए तो ये हार जाएंगे। अब ये पीडीएम की जमातों ने तब से फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ना, क्योंकि इलेक्शन अगर हो गया तो इमरान खान आ जाएगा, और अगर इमरान खान आ गया तो उनको ये नहीं फिक्र कि मुल्क को अच्छा होगा या बुरा होगा। उनको फिक्र ये है कि इन्होंने अरबों रुपए के अपने करप्शन के केस माफ करवा लिए, और इनको डर ये लगा हुआ है कि जो 30 साल से मेहनत से इन्होंने पैसा चोरी का इकट्ठा करके बाहर रखा हुआ है, किसी तरह उस पैसे के ऊपर यानी वो महफूज रहे। और खतरा इमरान खान से है, क्योंकि बाकी तो सब मिले हुए। अब इसकी वजह से ये सारा मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है, कि सिर्फ इस खौफ से कि हमारा आपके पैसा ना या कि एनआरओ ना वापस ले ले, बस ये वजह है कि ये आमने सामना खड़ा कर रहे हैं मुल्क की सबसे बड़ी जमात और मुल्क की फौज।
और ये कामयाबी से ये कर रहे हैं, क्योंकि ये पुराने 30 साल के पुराने सियासतदान हैं। ये जाके वहां डराते हैं उनको कि सर वो आपको हटा देगा आके। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मैं इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, मैं कह बैठा हूं, बार बार पैगाम पहुंचा बैठा हूं, लेकिन वहां से डराते जी आके हटा देगा आपको, फौज में इंटरफेयर करेगा। अगर इंटरफेयर करना होता तो जब मुझे पता था कि पिछला आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, आखिरी महीनों में मुझे आईबी की सारी रिपोर्ट थी, तब मैं उसे हटा देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक इदारा जो कि बचा हुआ है, बाकी इदारों को तो इंटरफेयर करके हमने तबाह कर दिया है, मैं ये नहीं चाहता था वो तबाह। तो जैसे कि आपने सुना, इमरान खान जो हैं वो कई बार ये बोल रहे हैं कि उनका देश, उनका मुल्क जो है वो तबाही के रास्ते पर जा रहा है। यही आरोप जो है वहां की जो सत्तारूढ़ दल है उन्होंने इनके ऊपर लगाया कि आपके कार्यकर्ता जिस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे थे, आर्मी हेडक्वार्टर्स में घुस गए थे, उससे ये साबित होता है कि आप देश को बर्बाद कर रहे थे। इस बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने की बातें भी सामने आ रही हैं, यानी कि सत्तारूढ़ दल उनके खिलाफ, आर्मी उनके खिलाफ और अब उनकी पार्टी के अपने लोग उनके खिलाफ। पीटीआई के एक नेता और इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते उनके सलाहकार रहे मलिक अमीन असलम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ और तमाम लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो फॉर्मर एमपीज रह चुके हैं इमरान खान की पार्टी के। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असलम ने यह कहा कि पीटीआई अब बर्बादी के रास्ते पर जा रही है। अब वक्त आ गया कि ये सब बेनकाब होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान है तो उस मुल्क की सियासत है, ये पाकिस्तान है तो इस मुल्क की हमने तरक्की की बात करनी है और इस पार्टी को आंसरेबल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मैं आज इस पार्टी से, इस तहरीक से, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव तहरीक थी, जिसके लिए 13 साल मैंने दिए अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी इस तहरीक के लिए दी, इसको ग्रीन एजेंडा बना के दिया, इस तहरीक के अंदर से एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया, लेकिन आज ये तहरीक अनफॉर्चुनेटली एक डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में चल पड़ी है और मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकता। और इसीलिए मैंने आज फैसला किया है कि आज मैं पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ और इस एजेंडे के ना मैं साथ जिस तरह मैं का था ना मैं हूँ। अब इससे पहले पीटीआई के नेता आमिर महमूद कियानी और संजय गंगवानी भी पीटीआई छोड़ चुके हैं। सब ने सेना के ठिकानों पर हुए हमलों को अपने पार्टी छोड़ने की वजह बताई है। यहां आपने सुना, इमरान खान का कहना है कि वो तो हमारे लोग हैं ही नहीं। अभी जिन साहब को आप सुन रहे थे उन्होंने कहा मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये इमरान खान की पार्टी के ही लोग थे। उधर पीटीआई के नेता बाबर आवान ने यह कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनकी जगह युवा नेतृत्व संभाले। उधर पाकिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। अमेरिका भी पाकिस्तान के हालात को लेकर के चिंतित है। जाहिर सी बात है, अमेरिका से कितनी फंडिंग लेता है पाकिस्तान। अमेरिकी कांग्रेस के 65 सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को एक पत्र लिखकर कहा है कि वो कूटनीति का इस्तेमाल कर पाकिस्तान पर दबाव बनाएं कि वो लोकतंत्र को बढ़ावा दे, कानून का शासन स्थापित करे और मानवाधिकारों को बचाने पर ध्यान दे। इस पत्र में पाकिस्तान के ताजा हालात पर गंभीर चिंता जताई गई है और वहां बोलने की आजादी को छीनने की कोशिशों की जांच की मांग की गई। तो ये है पाकिस्तान के ताजा सूरत हाल, जिस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने कुछ जानकारों से भी बात की। पहले सुनते हैं पाकिस्तान के हालात पर निगाह रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कमर आगा क्या कहते हैं। मैं एक चीज जानता हूं, फिलहाल वहां पे दमन चक्र चलना शुरू हो चुका है। हजारों लड़के लड़कियां यूथ उनको गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है जेल के अंदर। रिपोर्ट्स यहाँ तक आई हैं कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और फिर उसके अलावा ये कि उन्हीं ने पूरा इस वक्त कंट्रोल जो है, लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहना चाहिए, बगैर मार्शल लॉ लगाए हुए सेना ने अपने हाथ में ले लिया है और सेना ही सब कुछ तय कर रही है कि क्या करना है। और सेना ने खासतौर से खुद स्वयं कहा है कि जो लोग 9 मई के इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने सेना के इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है या जिन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया है, उनको
वो सैन्य नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से उनको सजाएं मिलेंगी। और एक क्रैक डाउन पूरे मुल्क के अंदर उनका प्लान है करने का, ये उन्हीं ने स्वयं कहा है। तो मैं समझता हूँ कि और इमरान खान का भी घर को घेर रखा है, कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं उनके ट्वीट के हिसाब से। और उनकी पार्टी के जितने बड़े लीडर्स हैं एक एक करके सबको वो अरेस्ट कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि जर्नलिस्ट भी, कई एक जर्नलिस्ट हैं जो गायब हो गए, उनका पता ही नहीं, पुलिस ले गई, पुलिस कहती है कि हमने उनको छोड़ दिया, वो घर वाले कहते हैं कहीं पता ही नहीं। ये पुराना तरीका है पाकिस्तान की सेना का या वहाँ की खुफिया एजेंसीज का, ISI का खास तौर से, कि वो अगवा कर लेते हैं। और हज़ारों लोग हैं इस तरह के जो गायब हैं वहाँ से, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से, ख़ास तौर से फाटा का जो एरिया था जहाँ से ये तहरीक तालिबान निकली है पाकिस्तान वाली। तो ये इस तरह से वहाँ पे चल रहा है दमन का चक्र। अब देखना ये है क्या सेना उसको दबा पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मूवमेंट को दबाया जा सकता है। इतना पॉपुलर मूवमेंट जहाँ पे 70-75% सपोर्ट इमरान खान को के पास है। फिर दूसरी तरफ ये भी है, अगर इस तरह का मूवमेंट को दबाया जाता है तो फिर अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान में एक दूसरी समस्या ये भी है कि अगर जो सब रीजनल नेशनलिज्म है बलूचिस्तान में, वो लोग पहले बलोच हैं बाद में पाकिस्तानी हैं, पहले वो लोग पश्तून हैं बाद में पाकिस्तानी हैं, पहले सिंध हैं बाद में पाकिस्तानी हैं, और कश्मीरी तो अपने को मानता ही नहीं वहाँ का पाकिस्तान का हिस्सा, वो तो कश्मीर से जुड़ना चाहता है भारत के साथ। तो इन हालात में कोई पॉलिटिकल लीडर बड़ा नजर नहीं आता, कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर भी नहीं है वहाँ पे। इमरान इमर्ज हुए थे, अब वो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर निकल पाएंगे या कुछ कर पाएंगे, बड़ी कोई रैली या इस किस्म की चीजें उनको करने की परमिशन मिलेगी। तो हालात खराब हैं, क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो ये तो हिंदुस्तान से कमर आगा साहब का विश्लेषण था, लेकिन पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज आलम अब हमारे साथ हैं। इम्तियाज साहब, आप पाकिस्तान में हैं, वहां अभी क्या हालात आप देख रहे हैं? बस अब ये बड़ी कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है PTI में और इमरान खान की और हुकूमत की जमातों के दरमियान। और ये जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उस पर बहुत कोर कमांडर्स की मीटिंग में बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया है, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो काबीना की है उसमें बड़े सख्त फैसले किए गए हैं। और ये जो सब कोई 3-4 हजार के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें मुख्तलिफ बलबे में या उसमें तोड़ फोड़ में गिरफ्तार किया गया है। तो उनकी तफ्तीश हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इमरान खान की तो जमानत है 31 मई तक तमाम केसेस में ली हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उनकी गिरफ्तारी का तो इस वक्त इम्कान नहीं है। उनकी पार्टी के कुछ लोग छोड़ गए हैं, तो शायद छोड़ जाएंगे, लेकिन उनकी जो नौजवानों में फॉलोइंग है वो बरकरार है और वो बड़े गुस्से में। सेना और सरकार की तरफ से क्या कहा गया है कि कानून हाथ में ना लें, नहीं तो मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? क्या इस डर से तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान के बहुत सारे समर्थक जो हैं वो पीछे हट रहे हैं कि पता चला हम लोग बनने हीरो चले, लेकिन इतने इतने मजबूत कानून में हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इस वजह से अच्छा है साइड हो जाओ? देखिए, 9 मई के वाकयात से तो धचका लगा है पंजाब में इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान में जो मिडिल क्लास का जो नैरेटिव था पाकिस्तान में, जो हमेशा प्रो आर्मी था और एंटी सियासतदान था, एंटी पॉलिटिशियन, वो इमरान खान ने कैश कर लिया। वो लोग इमरान खान के साथ चले गए, तो इसलिए इमरान खान ज्यादा चैलेंजिंग पोजीशन में आ गए, क्योंकि उनकी सपोर्ट बेस वही थी जो आर्मी की थी। तो लिहाजा वो, अब मुझे लगता ही है कि इमरान खान ऐसे फिजल आउट नहीं होंगे जैसे कि कुछ लोग यहाँ तवक्को करते हैं। उनके नौजवान जो एक्टिविस्ट हैं वो उन्हें देवता मानते हैं और वो एक तरह के कल्ट फॉलोअर हैं। वो इमरान खान से पीछे नहीं हटेंगे जो नौजवान हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर नज़र हम बनाए रखेंगे। और क्यों ये नज़र बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आप समझिए जब इतना उपद्रव मचा हुआ है देश के अंदर, आर्थिक रूप से बिखरा हुआ देश, राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ देश, तो एक चीज़ संगठित हो जाएगी और वो है आतंकवाद और आतंकवाद की फैक्ट्री। और जब वो संगठित होगी तो उसका नुकसान और खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। तो हमें इसीलिए सतर्क होना बहुत ज़रूरी है और बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहाँ हो क्या रहा है। आइए रुख करते हैं अपने देश की राजनीति पर। मोदी कैबिनेट में आज एक खास फेरबदल हुआ है जिसे लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले मंत्री किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय ले लिया गया और उसकी जगह उन्हें अर्थ साइंसेज यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया। अब जो भी कोई मंत्रालयों के बारे में जानता है वो सीधे सीधे समझ जाएगा कि ये तो सीधा सीधा डिमोशन है भाई। इंक्रीमेंट के इस सीजन में ये प्रमोशन नहीं हुआ, ये डिमोशन हो गया। अब कानून मंत्रालय अब एक स्वतंत्र प्रभार है और राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जो कि राजस्थान से आते हैं उनको दे दिया गया है। उधर कैबिनेट रैंक के किरण रिजिजू को जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है, अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास था जो पीएमओ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे और उनके पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इंक्रीमेंट और अप्रेजल के दौर में अर्जुन राम मेघवाल तो हो गए डबल प्रमोट और किरण रिजिजू जी जो हैं वो हो गए डिमोट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बदलाव की वजह से और वजह क्या रही है ये बता रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा जी। इसमें कई दिलचस्प पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि ये काफ़ी चौंकाने वाला फैसला था जिस तरह से किरण रिजिजू को हटाया गया। हालांकि अब ये मान करके चला जा रहा है कि जिस तरह से उनके कार्यकाल में न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका हुआ उसके चलते शायद ये फैसला करना पड़ा। लेकिन इसमें कई दिलचस्प बातें भी सामने आ रही जो शायद पहले कभी ना हुई हो। पहली बार शायद ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद से कि जब जो कानून मंत्रालय है वो किसी कैबिनेट रैंक के मंत्री के पास नहीं है बल्कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया गया हो। इसमें दिक्कतें ये आती हैं अमूमन कि जब कैबिनेट की बैठक होती है उसमें कैबिनेट मंत्री तो हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं जब उनके मंत्रालय का मामला होता है तभी उनको बुलाया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो फैसला किया गया उसमें ये सब बातें गौण हैं, जो जब भी इस तरह की ज़रूरत होगी तो जाहिर सी बात है कि उनको बुलाया जाएगा। कानून मंत्री कैबिनेट की बैठक में होते हैं तो कभी भी किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो अपनी राय दे सकते हैं, किसी भी विषय के कानूनी पहलू संवैधानिक पहलू समझा सकते हैं। लेकिन शायद मेघवाल के मामले में भी ऐसा ही होगा कि उन्हें हर कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाए, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो भू मंत्रालय जिस तरह से किया गया है, अर्थ साइंस भू विज्ञान मंत्रालय जिस तरह जिम्मेदारी दी गई है एक कैबिनेट मंत्री को, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस मंत्रालय को एक कैबिनेट मंत्री को देना ये वाकई एक बड़ा कदम है या नहीं है, ये एक प्रयोग है। क्योंकि अमूमन ही होता है कि जो विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय जिस मंत्री के पास होता है उसी को भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी जाती है। जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज थे उनके पास ही दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब भू विज्ञान मंत्रालय उनसे लेकर किरण रिजिजू को दे दिया गया है। तो ये भी इसका एक दिलचस्प पहलू है। तीसरी बात ज़रूर ये थी कि एमओएस इंडिपेंडेंट बना दिया गया था मेघवाल जी को, लेकिन उनके नीचे एसपी सिंह बघेल जो थे वो राज्य मंत्री थे। लेकिन शाम होते होते तक इसको भी दूर कर दिया गया जब एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भेज दिया गया। इसके अपने कुछ राजनीतिक मकसद भी हैं, कुछ राजनीतिक संदेश भी आज के इस कवायद के पीछे छुपे हुए हैं। पहला संदेश तो ये है कि अब ये मान करके चला जा रहा है कि अब कोई बड़ा फेरबदल मोदी सरकार में नहीं होगा अगले लोकसभा चुनाव तक। तो ये एक महत्वपूर्ण संदेश आज इसका निकल करके आ रहा है। दूसरा ये है कि राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं उसमें बाकी 3 राज्यों में मंत्रिमंडल में नुमाइंदगी को लेकर करीब करीब समीकरण बैठा लिए गए थे। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश से 5 मंत्री हैं जिनमें कि 2 कैबिनेट हैं, 3 एमओएस है, माफ़ कीजिएगा 3 कैबिनेट और 2 एमओएस हैं। राजस्थान से 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री थे। तेलंगाना से 1 कैबिनेट मंत्री है, छत्तीसगढ़ से 1 एमओएस है। तो राजस्थान में अब जो 2 एमओएस थे उनमें से 1 का प्रमोशन कर दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल का। और ये अपने आप एक बड़ा फैसला इसलिए भी है क्योंकि वे जो है राजस्थान में बीजेपी का एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते हैं
और ये भी संदेश इसमें दिया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में सभी जातिगत समीकरणों को साथ करके चलना चाहती है, जो प्रदेश के नेता हैं उनको महत्व देना चाहती है। तो आज की इस कवायद का ये राजनीतिक संदेश भी है। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से पहली बार किसी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, तो इसके पीछे भी अपने राजनीतिक निहितार्थ छिपे हुए हैं। तो ये तो हो गई एक सियासत या राजनीति की बात जो कि केंद्र में है। आइए अब बात कर लें कर्नाटक। बहुत लंबे समय के बाद, आप ये समझिए कि 5 दिन लग गए ये फॉर्मूला इजाद करने में। कर्नाटक में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका सस्पेंस आखिरकार 5 दिन के इंतजार के बाद खत्म। कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत के इस समय बाद अब कांग्रेस ने ऐलान किया है कि सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरमैया के नाम पर बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की मुहर लग गई है। ये वो तस्वीरें हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही ये बैठक हुई। अब से कुछ देर पहले ये बैठक खत्म हुई। बैठक में डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। करेंगे ही, अब जब हाईकमांड से आया है तो करना ही पड़ेगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सिद्धरमैया ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके पहले कांग्रेस आलाकमान ने यह भी तय किया कि कर्नाटक के एक ही उप मुख्यमंत्री होगा यहाँ पर, यह नहीं कि 2-3 आप बना दें। एक डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे, और सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर। इन दोनों ही नेताओं के बीच नया मुख्यमंत्री बनने को लेकर के रस्साकशी चले जा रही थी 5 दिन की, जैसे हम बता रहे थे। डीके शिव कुमार को मनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान का पूरा जोर लगा था। इस ऐलान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबसे राय मशवरा किया। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों में अलग अलग राहुल गांधी से बात भी की। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार कुछ अन्य मंत्रियों के साथ 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ लेंगे। इस दौरान समान विचारधारा के दलों के कई नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन न्योते की जो लिस्ट अभी तक सामने आई है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का नाम नहीं। अब जानते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटक का यह मसला सुलझाया कैसे। यह जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्टर्स डायरी। द कर्नाटक स्टोरी। कर्नाटक का संकट कैसे सुलझा, क्या था मल्लिकार्जुन खड़गे का प्लान, और कैसे सोनिया और राहुल गांधी ने उनकी मदद की थी। कर्नाटक संकट की कहानी सुनिए हम रिपोर्टरों की जुबानी। कर्नाटक में चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक होनी थी बेंगलुरु में। उसके लिए दिल्ली से सुशील कुमार शिंदे सहित 2 और ऑब्जर्वर बेंगलुरु भेजे गए। उनका काम था विधायकों से मिलना और ये तय करना, ये समझना कि विधायक किसे मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर देखना चाहते हैं। तीनों पर्यवेक्षकों ने गुप्त मतदान का फैसला किया। नेता चुनने के लिए विधायकों को पर्ची पर नाम लिखकर बक्से में डालने को कहा गया, यानी सीक्रेट बैलेट। सिद्धरमैया को 85 और डीके शिव कुमार को 45 वोट मिले। कुछ विधायकों ने फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ा। सीक्रेट बैलेट के नतीजे दिल्ली में सामने आए, जहां बक्से खोले गए। 15 मई को सुशील कुमार शिंदे ने वो रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी, जिसमें यह था कि कितने विधायक इसके साथ हैं। उस रिपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला के साथ चर्चा की। अगले दिन सिद्धरमैया दिल्ली पहुंचे, डीके शिव कुमार को भी बुलाया गया। दोनों की खड़गे से मुलाकात हुई। खड़गे ने अपनी बात की, डीके शिव कुमार मानने को तैयार नहीं हुए। उसके अगले दिन राहुल गांधी से दोनों की मुलाकात हुई। डीके शिव कुमार से राहुल गांधी ने अपनी बात की, जो बैठक में कह चुके थे कि विधायकों का समर्थन जिनके साथ है उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए। अब कर्नाटक का सारा एक्शन 10 जनपद शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी आजकल यहीं रहते हैं। बुधवार को सबसे पहले सिद्धरमैया राहुल गांधी से मिलने के लिए यहीं पर आते हैं। सिद्धरमैया जैसे राहुल गांधी के घर से निकलते हैं, उसके तुरंत बाद डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलने के लिए आते हैं। करीब 90 मिनट तक मुलाकात चलती है। उसके बाद गतिरोध दूर करने का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। इसके बाद डीके शिव कुमार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए जाते हैं। जब ये तय हो गया कि अधिकतर विधायक सिद्धरमैया के साथ हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाना तय हुआ। खड़गे साहब ने डीके शिव कुमार को बुलाया और कहा कि वो उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। जाहिर है
डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार नहीं थे। खड़गे साहब के पास एक और प्लान था। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि 2 डिप्टी सीएम बने, एक दलित नेता भी डिप्टी सीएम की शपथ ले, लेकिन डीके शिव कुमार अकेले डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। आखिरकार खड़गे साहब ने सोनिया गांधी की मदद ली, उनसे बात की। सोनिया ने कहा कि जो विधायक दल चाहता है उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आखिरकार डीके शिव कुमार को मनाया गया, एक ही डिप्टी सीएम होगा और डीके शिव कुमार को पसंदीदा विभाग और उनके कुछ विधायकों को, समर्थक विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल को डीके शिव कुमार को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डीके शिव कुमार की सोनिया गांधी से बात भी कराई गई और उसके बाद डीके शिव कुमार जो पहले डिप्टी सीएम बनने को तैयार नहीं थे, सीएम से कम में मानने को तैयार नहीं थे, वो डिप्टी सीएम पद उन्होंने स्वीकारा और इस तरह से जाकर जो ये कवायद है पूरी हुई और कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिला। कांग्रेस मुख्यालय में सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने और डीके शिव कुमार को इकलौता डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की गई। साथ में ये भी कहा गया कि 2024 तक डीके शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा यानी 10 से अधिक सीटें लाती है तो क्या डीके शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है? आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस के पास केवल कर्नाटक में एक सांसद है। इसका मतलब है कर्नाटक की राजनीति 2024 में करवट ले सकती है। कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर से रोचक हो सकती है। तो जब हम यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि अप्रेजल और इंक्रीमेंट सीजन में एक प्रमोट एक डिमोट, तो अप्रेजल और इंक्रीमेंट सीजन में एक और चीज होती है, अगले साल के टारगेट सेट होते हैं। कर्नाटक में कुछ वैसा ही तो नहीं हो गया है, क्योंकि 2019 में कांग्रेस एक एमपी लेकर के आई थी। इतने बड़े राज्य में 28 हैं कुल। तो क्या इन दोनों को इस पावर शेयरिंग के चलते ये भी बता दिया गया है कि तुम लोगों का अगले साल का टारगेट ये है कि लोकसभा 2024 में सीटें बढ़ानी है, ये नहीं कि आप मगन हो जाएं अपनी सीट लेकर के कि अब एकदम ऐश और कुछ करना ही नहीं। तो ये गर्मी अभी बनी हुई है कर्नाटक में, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की मांग भी बढ़ जाती है। बुधवार को देश में बिजली की अधिकतम पीक मांग 221.07 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देश के कुछ राज्यों में बिजली कट बढ़ने की भी खबरें आ रही, तो अब तैयार रहिए। देश के कई हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और लू के साथ ही बिजली की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई 2023 से 17 मई 2023 के बीच देश में बिजली की मांग करीब 39% तक बढ़ गई। 1 मई 2023 को देश में बिजली की अधिकतम मांग 159.72 गीगावाट के स्तर पर थी, लेकिन गर्मी बढ़ने से 17 मई 2023 को देश में बिजली की अधिकतम मांग बढ़कर 221.07 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यानी पिछले 17 दिनों में देश में बिजली की अधिकतम मांग 38.41% तक बढ़ गई। कल पूरे देश में बिजली की मांग 2,21,000 मेगावाट तक पहुंची है, लेकिन अभी पीक नहीं आया है, क्योंकि पीक तब आता है जब ह्यूमिडिटी होती है और प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में बिजली की सर्वाधिक मांग होती है। यह मांग 2,30,000 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग पहुंचेगी। कई राज्य बिजली की मांग में आई तेजी से जूझ रहे हैं। गुरुवार को झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में हीट वेव के हालात रहे। ऊर्जा मंत्रालय की आरईसी लिमिटेड के सीएमडी विवेक देवांगन ने एनडीटीवी से कहा, गर्मी के सीजन में पीक पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस साल जो पीक पावर डिमांड है वो लगभग 230 गीगावाट तक पहुंचेगी, क्योंकि साथ साथ क्योंकि आफ्टर कोविड हैज बीन एन इकोनॉमिक रिकवरी, lot of economic activities have increased and it will definitely lead to more consumption of electricity and we are fully geared up। हम लोग पूरी तरह से geared हैं कि जो जनरेशन सेक्टर में जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है हम आरईसी और पीएफसी मिलकर पूरा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों के लिए
हीट वेव की चेतावनी जारी की है। जाहिर है आने वाले दिनों में देश में गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग और बढ़ सकती है और इसके साथ ही बिजली की इस बढ़ती मांग से निपटने की चुनौती भी। दिल्ली से गोपाल सिंह चौहान के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसका एक वादा था जो उन्होंने अनाउंस करके पूरा भी किया कि महिलाएं जो हैं वो मुफ्त में डीटीसी की बस में चलेंगी। लेकिन फिर ये पाया गया कि बहुत सारे ड्राइवरों को ये लगता था कि इनको चढ़ा लेंगे, ये एक सीट पर बैठेंगी, पैसा देंगी नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो फिर हम टिकट का पैसा कैसे बनाएंगे। तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी कि महिलाएं बस स्टॉप पर खड़ी हैं, बस जो है वो रुकी नहीं रही है, बस स्टॉप से सीधा आगे चली गई। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार क्या एक्शन ले रही है ये बता रहे हैं शरद शर्मा। दिल्ली के आईटीओ के पास तिलक ब्रिज बस स्टॉप पर महिलाओं के कहने के बावजूद ये बस नहीं रुकी। महिलाएं बस के पीछे भागती रह गई, लेकिन ड्राइवर बस भगा ले गया। यह वीडियो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ ड्राइवर महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते क्योंकि महिलाओं का सफर फ्री है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बस ड्राइवर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने जानकारी दी कि उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया है और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए डीटीसी में बाकी सभी को जागरूक किया जाएगा। उनको तुरंत हमने उनको ड्यूटी से हटा दिया है और एक इंक्वायरी चालू कर दी गई है। इस पे और हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि किस प्रकार से हम ड्राइवर्स को भी सेंसिटाइज कर सकें कि भाई अगर महिला यात्री हैं तो फिर आपने गाड़ी को जरूर रोकना है, बस को जरूर रोकना है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2019 से महिलाओं के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी थी। इसके बाद कई बार महिलाओं की ये शिकायत आती रही है कि वो बस में चढ़ने की कोशिश करती हैं तो ड्राइवर बस आगे ले जाते हैं, उन्हें चढ़ने नहीं देते या उन्हें देखकर बस रोकते ही नहीं। स्टैंड पे मतलब बस रोकते नहीं है। जो 623 वाले हैं ना, पीली वाली बस होती हैं, ये रोकते नहीं है, बस चले जाते हैं। दोनों फ्री में लेडीज चढ़ रही है। अच्छा। और बस में कितनी लड़ाई भी अभी 15 दिन हो गए, बहुत तक लड़ाई हुई है। अच्छा। हाँ, नो लेडीजों का फ्री, जेंट्सों का फ्री क्यों नहीं है? लेडीजों का फ्री टिकट है। अच्छा। मैंने मैक्सिमम देखा है कि एसी बसेस जो हैं समर के टाइम में रुकती नहीं है। अच्छा। हाथ भी देते हैं हम लोग, नहीं रुकती हैं। कारण क्या होता है कि आप फ्री यात्रा करते हैं इस वजह से? अब ये इसके पीछे कारण क्या है मैं नहीं जानती हूँ प्रॉपरली, बट काफी बार नहीं रुकती हैं और आगे पीछे जैसे नॉन एसी आ रही हैं तो वो रुक जाती हैं और ये निकल जाती हैं। अब तो सही चल रही है काम, बस कभी कभार शुरू में कराया ये काम। अच्छा। क्या हुआ था शुरू में? शुरू में बस कम रोकते थे, जहाँ पे लेडीज देखते थे वहाँ पे रोकते नहीं थे। अच्छा। लेकिन अब काफी टाइम से सही चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ जी। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर की मिलाकर करीब 7,400 बसें हैं। सभी का संचालन दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। इन बसों में रोजाना लगभग 41 लाख लोग यात्रा करते हैं। इनमें से 31% महिला यात्री होती हैं। अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2023 तक कुल 112 करोड़ बार महिलाएं मुफ्त में यात्रा की सुविधा ले चुकी हैं। इस एक मामले में हुई कार्रवाई से उम्मीद कर सकते हैं कि आगे से महिलाओं को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो अपनी यात्रा सुविधा और सुरक्षा के साथ पूरी कर पाएंगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमौसम बरसात ने इस बार किसानों को खूब रुलाया है। उत्पादन कम होने के साथ ही दाम भी कम मिल रहे हैं। किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। पानी लगने से रंगत और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ा है। इस वजह से कहीं प्याज को नाली में फेंकने की तो कहीं मुफ्त में बांटने की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं।
खंडवा नगर निगम के सामने भेरूखेड़ा के किसान घनश्याम ने प्याज का ढेर लगाया और मुफ्त में बांट दिया। पहले घनश्याम मंडी ही पहुंचे थे, जहां प्याज 1 से 3 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। घनश्याम का कहना है कि लागत ही लगभग 6 रुपए प्रति किलो है। मंडी में पड़े जो भी था 20-25 कट्टे यहाँ लेके हमने ऐसे बांट दिए, वो भी कैसे बांट देंगे, वहाँ मंडी में से बांट देंगे। कितनी लागत आती है? इसमें 1 एकड़ में 80,000 70,000 रुपये लागत है। और मिला कितना? मिला भैया मेरे को अभी तो 1 रुपये की मैंने प्याज नहीं बेची। कमलेश पटेल ज्यादा नाराज थे, सो उन्होंने अपनी उपज नाले में फेंक दी। प्याज तो बहुत बुरे तरीके से रोल आ रही है। क्या है कि उसको मंडी भी ले जाओ तो 1 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि खेतों में ही सड़ रही है। उसकी लागत 50 से 60 हज़ार रुपये है और वो भेड़ बकरी खा रही है। उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है। यहीं बहुत ज़्यादा पड़ी है, जगह जगह ऐसे ही सड़ रही है, धूप खा रही है। कोई इलाज ही नहीं। मंडी ले जाएंगे तो वहाँ भी जाके 1 रुपये किलो में कुछ भी नहीं हाथ में आ रहा है। श्यामपुर के रहने वाले जगदीश की आधी से ज़्यादा सब्जियां खेतों में सड़ गईं। फसल तैयार थी तभी बारिश हुई। उपज इतनी नहीं कि मंडी लेकर जाएं, सो फुटकर ही बेच रहे हैं। परेशान हैं, कीमत नहीं मिल रही है। मंडी में हमारी 1-2 रुपए किलो प्याज बिक रही और हम खुले में जो 5-6 रुपए किलो बेच रहा है ऐसी प्याज। पहले कितनी बिकती थी? पहले 15 रुपए 20 रुपए किलो बिक जाती थी प्याज। तभी कितना नुकसान है? अभी साहब आधा से ज़्यादा नुकसान है, पूरा ही नुकसान है वो तो। अभी तो क्या है, बारिश आई नहीं है, बारिश में तो और सब सड़ जाएगी प्याज। और अभी तो जो है कि ये हाल है, तो बारिश में क्या होगा। महीने भर पहले मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों से सर्वे चेक करने, किसानों की मदद करने को कहा था, लेकिन हालात क्या हैं ये 3 तस्वीरें बता रही हैं। एक अपना ओला पीड़ित किसान भाइयों को मेरा आप सबसे आग्रह मदद करने का। वैसे तो प्रशासन लगा हुआ है, लगभग 70,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। 64 करोड़ रुपया उसकी राशि अभी तक आ रही है और कुछ जगह 4-5 जिलों का आंकड़ा भी नहीं आया। लेकिन प्रभारी मंत्री के नाते आप जिन जिलों में ओले गिरे हैं, एक बार खुद आप चेक कर लें, जांच लें, इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है, किसानों की मदद करने में। बीते सालों में किसानों के लिए प्याज के भाव तो वही हैं, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई है। पहले बीज 500 रुपये प्रति किलो मिल जाता था, अब 1500 से 2000 रुपये प्रति किलो। मजदूरी 100 रुपये रोजाना से बढ़कर 400 से 500 रुपये प्रतिदिन हो गई है। चौपाई, निदाई, कटाई, छटाई सब में मजदूरों की ज़रूरत है। बिजली, खाद, कीटनाशक सब के दाम बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने का वायदा किया था, लेकिन प्याज के किसानों की आय 20 साल से जस की तस है। हाँ, इस दौरान लागत ज़रूर बढ़ गई है, रकबा घट गया है। पहले जहाँ 1 बीघे में 100 से 125 क्विंटल प्याज होती थी, वहाँ अब 50 से 60 क्विंटल प्याज ही हो रही है। केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ फलों और सब्जियों पर MSP देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल ये बात फाइलों में ही है। खंडवा से अपने सहयोगी निशात और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।